आज हम एट्रोफी पे चर्चा कर रहे हैं। मतलब जब कोशिकाएं या ऊतक सिकुड़ने लगते हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स भी हैं जो इसकी परिभाषा, प्रकार, कारण वगैरह समझाते हैं। कोशिश यही रहेगी कि इस मेडिकल विषय को थोड़ा आसान बनाएं, समझें कि एट्रोफी आखिर क्यों और कैसे होती है। मतलब ये जानना दिलचस्प है कि सेल्स खुद को छोटा कैसे कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एट्रोफी है क्या आखिर? देखिए, एट्रोफी का सीधा मतलब है किसी टिश्यू या ऑर्गन का साइज कम हो जाना। हाँ, इसमें कोशिकाओं की संख्या घट सकती है, उनका वजन कम हो सकता है। तो सिर्फ सेल का साइज ही नहीं, उसके अंदर की जो हिस्से हैं, ऑर्गेनल्स जिन्हें कहते हैं, और उसकी काम करने की क्षमता, वो भी घट जाती है। अच्छा। हाँ, और मोटे तौर पर इसके दो प्रकार हैं। पहला है फिजियोलॉजिक एट्रोफी। ये शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं का हिस्सा है। सामान्य प्रक्रियाएं जैसे जवानी के बाद थाइमस ग्लैंड का सिकुड़ जाना हम्म या डिलीवरी के बाद यूट्रस का वापस अपने साइज में आना। हम्म ये बिल्कुल नॉर्मल है, जरूरी बदलाव है। समझ गई। और दूसरा? दूसरा है पैथोलॉजिक एट्रोफी। ये किसी बीमारी या कह लीजिए किसी गड़बड़ी की वजह से होता है, और ये शरीर के किसी एक हिस्से में, मतलब लोकल, या फिर पूरे शरीर में जनरलाइज्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पैथोलॉजिक एट्रोफी है, इसकी मुख्य वजह क्या है? हाँ, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक बहुत कॉमन कारण है डिक्रीज्ड वर्कलोड, जिसे डिसयूज एट्रोफी भी कहते हैं। डिसयूज मतलब इस्तेमाल ना होना। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हड्डी टूटने पर प्लास्टर लगा, तो उस हिस्से की मांसपेशी इस्तेमाल नहीं होती, तो वो सिकुड़ने लगती है। सेल को सिग्नल मिलता है कि भाई तुम्हारी जरूरत कम है, तो अपना साइज घटा लेती है। इससे डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी बढ़ता है। अच्छा। और फिर है लॉस ऑफ इनोवेशन यानी डीनोवेशन एट्रोफी। जब किसी मांसपेशी तक जो नर्व सप्लाई जाती है वो डैमेज हो जाए, तो वो मांसपेशी धीरे धीरे बेकार होने लगती है, सिकुड़ जाती है। ओ, जैसे कि इसमें होता है ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में दिखता है या फिर एएलएस जैसी बीमारियों में। हम्म तीसरा कारण है डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई, मतलब क्रॉनिक इस्कीमिया। हम्म जब किसी अंग को खून ठीक से नहीं मिलता, तो ऑक्सीजन और पोषण की कमी से सेल्स सिकुड़ने लगती हैं। हम्म जैसे बुजुर्गों में एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्रेन का सिकुड़ना, जिसे सीनाइल एट्रोफी कहते हैं। सीनाइल एट्रोफी, हाँ। फिर पोषण की कमी, हम्म इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन भी एक बड़ा फैक्टर है। जैसे गंभीर कुपोषण, मैरस्मिस में शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों को ही इस्तेमाल करने लगता है। या फिर कैंसर या पुरानी बीमारियों में कैकेक्शिया होता है, जिसमें शरीर एकदम घुल जाता है। इसमें अक्सर टीएनएफ यानी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की भूमिका होती है। अच्छा, टीएनएफ। हाँ। फिर हार्मोन्स का भी रोल है। ओके। लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, मतलब हार्मोनल सपोर्ट हटने पर भी एट्रोफी होती है। जैसे मेनोपाज का बाद महिलाओं में एंडोमेट्रियम, वजाइनल एपिथेलियम, ब्रेस्ट टिश्यू का सिकुड़ना। और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी के बाद प्रोस्टेट का सिकुड़ना। और कोई कारण? हाँ, एक और है प्रेशर यानी दबाव। अगर कोई ट्यूमर बढ़ रहा है, तो वो आसपास के नॉर्मल टिश्यू पर दबाव डालता है। इससे ब्लड सप्लाई रुक सकती है, सेल्स मर सकती हैं और वहां एट्रोफी हो सकती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस में भी ऐसा ही होता है। किडनी पर यूरिन का प्रेशर पड़ता है। ये तो काफी सारे कारण हो गए। इनके अलावा क्या कुछ और खास उदाहरण है पैथोलॉजिकल एट्रोफी के? हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम ना करे, मतलब हाइपोपिट्यूटरिज्म हो, तो थायराइड और एड्रिनल कॉर्टेक्स जैसे अंगों को जरूरी हार्मोनल सिग्नल नहीं मिलते हैं, तो उनकी एट्रोफी हो सकती है। अच्छा। हाइड्रोनेफ्रोसिस की हमने बात की थी, उसमें किडनी के अंदर यूरिन का बैक प्रेशर बढ़ने से रीनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला, मतलब किडनी के हिस्से, वो सिकुड़ जाते हैं। एक और उदाहरण है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का। अगर पैंक्रियाज की नलिकाओं में रुकावट आ जाए, तो उसके जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनकी एट्रोफी हो जाती है। इससे क्या होता है कि खाना ठीक से पचता नहीं, मैल एब्जॉर्प्शन होता है, और अगर एंडोक्राइन हिस्सा भी प्रभावित हो जाए, तो बाद में डायबिटीज भी हो सकता है। बाप रे। हाँ, और एक गौर करने वाली बात यह है कि अक्सर एट्रोफी में शरीर पहले कम जरूरी टिश्यू, जैसे एडिपोज टिश्यू यानी फैट, उसको ज्यादा प्रभावित करता है, जरूरी अंगों जैसे ब्रेन की तुलना में। ये शायद बॉडी का एक तरीका है खुद को बचाने का। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, ये तो हुई बाहरी बातें, पर अगर हम सेल के बिल्कुल अंदर देखें, तो एट्रोफी के दौरान वहां क्या चल रहा होता है? हाँ, सेलुलर लेवल पे काफी बदलाव आते हैं। सबसे पहले तो सेल के अंदर के जो जरूरी हिस्से हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाते हैं, या मायोफिलामेंट्स जो मसल्स में होते हैं, इनका टूटना, मतलब कैटाबॉलिज्म,
वो बढ़ जाता है। सेल का जो अंदर का लिक्विड है, साइटोप्लाज्म, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। ओके। साथ ही नए प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस, वो धीमा पड़ जाता है, क्योंकि सेल को बाहर से सिग्नल भी कम मिलते हैं पोषण के, और वो लेती भी कम है। और प्रोटीन टूटते ज्यादा है, आपने कहा। बिल्कुल, प्रोटीन का टूटना या डिग्रेडेशन बढ़ जाता है, खासतौर पर एक रास्ते से जिसे यूबिक्विटिन प्रोटिएसोम पाथवे कहते हैं। यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे, ये क्या है? ऐसा समझ लीजिए, ये सेल का रिसाइकलिंग और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। यूबिक्विटिन एक छोटे टैग की तरह काम करता है जो खराब या गैर जरूरी प्रोटीन पर लग जाता है। फिर प्रोटिएसोम नाम की एक मशीन आती है और उस टैग वाले प्रोटीन को तोड़ देती है। एट्रोफी में ये पूरा सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है। पोषण की कमी हो, डिसयूज हो या कैंसर के खेक्शिया हो, ये पाथवे तेज हो जाता है। इन सब से होता ही ये है कि सेल की मेटाबॉलिक जरूरतें कम हो जाती हैं और वो छोटे साइज में भी जिंदा रह पाती है। समझ गई। मैंने ऑटोफैगी के बारे में भी सुना है। क्या उसका भी कोई रोल है इसमें? हाँ, बिल्कुल। ऑटोफेजी का मतलब ही है सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग? हाँ, मतलब कोशिका अपने ही पुराने, खराब या गैर जरूरी हिस्सों को पचाकर रिसाइकिल करती है। ये भी एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, खासकर जब पोषण की कमी हो या कोई स्ट्रेस हो। ये प्रक्रिया कुछ खास ऑटोफेजी रिलेटेड जीन से कंट्रोल होती है। इसमें सेल के अंदर ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बनते हैं। वो खराब हिस्सों को घेर लेते हैं और फिर लाइसोसोम के साथ जुड़ जाते हैं, जो उन्हें पचा देता है। अच्छा। लेकिन कभी-कभी कुछ चीजें, जैसे कुछ खास लिपिड या प्रोटीन, वो पूरी तरह पच नहीं पाते हैं, तो वो सेल में कचरे की तरह जमा हो जाते हैं। इसे लाइपोफ्यूसिन कहते हैं। इसको वेयर एंड टेयर पिगमेंट भी कहते हैं, जैसे ये सेल की उम्र और इस्तेमाल का निशान हो। वेयर एंड टेयर पिगमेंट, ये कहाँ जमा होता है? ये अक्सर बुजुर्गों की सेल्स में मिलता है, खासकर दिल और दिमाग की सेल्स में, और इसके जमा होने से टिश्यू हल्का भूरा दिखने लगता है। इसी को ब्राउन एट्रोफी कहते हैं। ओह, ब्राउन एट्रोफी। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो एट्रोफी मतलब सेल या टिश्यू का सिकुड़ना। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिक भी हो सकता है या बीमारी वाला पैथोलॉजिक भी। सही। इसके कारण कई हैं: इस्तेमाल ना होना, ब्लड सप्लाई या पोषण कम होना, हार्मोन्स का बदलना या दबाव। और सेल के लेवल पर देखें तो प्रोटीन बनना कम होता है और टूटना बढ़ जाता है, यूबिक्विटिन प्रोटियासोम पाथवे और ऑटोफेजी से। सेल छोटी हो जाती है और कभी-कभी लाइपोफ्यूसिन जमा होने से ब्राउन एट्रोफी दिखती है। बिल्कुल सही सारांश है। और यहीं से एक सवाल उठता है सोचने के लिए कि सेल का साइज और फंक्शन इतना रेगुलेटेड होता है, तो एट्रोफी की ये पूरी प्रक्रिया हमें क्या बताती है? क्या ये सेल की स्ट्रेस को झेलने की क्षमता है, मतलब अडेप्टेशन, या ये हार मानने की शुरुआत है? और ये जो अनुकूलन है, ये कब इरिवर्सिबल डैमेज, यानी ऐसी क्षति बन जाता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस जानकारी भरी और दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।